मेरी शादी मेरी मौसी की बेटी से हो गई थी। वह अभी 15 साल की थी और मैं 29 साल का था। लेकिन मैं आज असमंजस में था कि एक 15 साल की लड़की के साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगा। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सोने लगा, लेकिन वह 15 साल की लड़की वह सब करने के लिए जिद करने लगी। मैं परेशान होकर उसे टेबल से लगाकर लगातार 2 घंटे तक उसकी चीखे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की स्टोरी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज मेरी ज़िंदगी का एक अहम दिन था, मेरी शादी का पहला दिन। आमतौर पर इस दिन का इंतज़ार हर युवा करता है, खासकर मेरी उम्र के 26 साल के लड़के। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। न जाने क्यों मैं अपनी नई दुल्हन के पास जाने से कतरा रहा था। वह जो शादी के बाद से ही एक नई जिंदगी के सपनों के साथ सज धज कर कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। शादी का आयोजन बेहद सादा था। हमारे घर को बस हल्के फुल्के कुमकुम की लाइट्स से सजाया गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह सादगी खुशी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हो। यह घर मेरा खुद का नहीं था, बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। वह अकेली रहती थी। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था और मैं भी अपनी जिंदगी में अकेला था। शायद हमारी इस तन्हाई ने हमें एक दूसरे का सहारा बना दिया था। मेरी मौसी, जो असल में मेरी माँ की सहेली थीं, मेरे लिए सगी माँ की तरह थीं। मेरी माँ और मौसी का रिश्ता किसी सगी बहनों से कम नहीं था। वे एक ही मोहल्ले में पली बढ़ी थीं, साथ पढ़ी थीं, और शादी के बाद भी उनका यह रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरी मौसी ने मुझे अपने बेटे की तरह अपना लिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरे पास रहो, मेरे जीवन में एक बेटे की कमी है। उनकी यह बात मुझे सच्चे दिल से छू गई। मुझे भी एक परिवार की तलाश थी, एक ऐसा घर जहां मुझे अपनापन मिले। इसलिए मैंने बिना झिझक उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके घर में रहने लगा। यह घर जिसमें मैं पिछले 3 साल से रह रहा था, अब मेरा घर जैसा ही लगने लगा था। यहाँ मेरी मुंह बोली मासी और उनकी छोटी बेटी नेहा के साथ मेरा समय आसानी से कटता था। 3 साल पहले जब मैं इस घर में आया था, नेहा महज 12 साल की थी। वह बिल्कुल बच्चों जैसी थी, खेलकूद में मग्न, मासूमियत से भरी। मैंने उसे हमेशा एक छोटी बहन की तरह देखा। लेकिन अब वह वही नेहा जो 3 साल में 15 साल की हो चुकी थी, मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी थी। यह वही कमरा था जिसे मासी ने मेरे लिए तय किया था, जहां मैंने 3 साल बिताए थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कमरा किसी दिन मेरी शादी की रात का गवाह बनेगा और मेरी दुल्हन मेरी मासी की बेटी होगी। मैं हॉल में सोफे पर बैठा था। टीवी के पर्दे पर कुछ चल रहा था, लेकिन मेरी आंखें और ध्यान वहां नहीं थे। मेरी सोच बस नेहा और इस शादी पर अटक गई थी। मासी शायद सोने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थीं। मेहमान, जो कुछ ही करीबी लोग थे, अपने अपने घर लौट गए थे। लेकिन मैं एक अजीब कशमकश में फंसा हुआ था। क्या मुझे उस कमरे में जाना चाहिए? क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा? नेहा अभी भी बहुत छोटी थी। भले ही वह शादी के जोड़े में सजी हुई बैठी थी, लेकिन मेरी नज़रों में वह अब भी वही छोटी बच्ची थी जो 3 साल पहले इस घर में खेला करती थी। ये विचार मुझे बेचैन कर रहा था कि कैसे मैं उसके साथ एक पति पत्नी का रिश्ता निभा सकता हूँ। मुझे याद है कि यह शादी मैंने अपनी मुंहबोली मासी के कहने पर की थी। उन्होंने मुझे इस तरह भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया था कि मैं नहीं कह सका। मासी ने कहा था, तुम ही हो जो मेरी बेटी का सहारा बन सकते हो। मुझे भरोसा है कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। मैंने मासी को एक सुझाव दिया था कि शादी की रस्में अभी पूरी कर ली जाएं, लेकिन नेहा की विदाई कुछ साल बाद कर दी जाए। मैंने उनसे कहा था कि मैं दुबई जाकर कुछ काम धंधा कर लूं, पैसे कमाऊं, और जब नेहा 18 या 20 साल की हो जाए तब उसकी विदाई कर दी जाए। लेकिन मासी इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे विदाई आज ही करनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के जीवन में कोई अनिश्चितता रहे। विदाई की रात मेरे लिए सबसे ज्यादा उलझन और बेचैनी लेकर आई थी। यह समझने में भी मुश्किल हो रही थी कि विदाई का अर्थ वास्तव में क्या था, क्योंकि नेहा को इस घर से कहीं और नहीं जाना था। हम पहले से एक ही छत के नीचे रहते थे। ऐसा नहीं था कि उसे मेरे साथ किसी नए घर में जाना था। लेकिन विदाई का मतलब यहाँ कुछ और था, एक नए रिश्ते की शुरुआत, एक ऐसा रिश्ता जिसे मैं फिलहाल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था।
मैंने मासी से पहले ही साफ कह दिया था कि मैं नेहा को पत्नी के रूप में अभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं चाहता था कि यह रिश्ता तब शुरू हो जब वह उम्र में बड़ी हो जाए, कम से कम 4 या 5 साल बाद, क्योंकि मेरी नज़र में यह सही भी था और कानूनी भी। कानून की बात करें तो यह शादी अपने आप में एक अपराध थी। 15 साल की लड़की से शादी करना न केवल सामाजिक रूप से गलत था, बल्कि यह कानून के तहत एक बड़ा अपराध माना जाता था। मासी ने यह बात समझी या नहीं, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि अगर यह बात किसी तरह बाहर आ गई तो हम सब के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। मुझे डर इस बात का था कि अगर किसी ने पुलिस या अदालत में जाकर शिकायत कर दी तो मेरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। कानून इस मामले में बेहद सख्त हो चुका था। बाल विवाह को लेकर सरकार ने कड़े नियम बना रखे थे और इस शादी का सच सामने आते ही मैं एक अपराधी बन जाता। मासी ने इस शादी को बेहद खामोशी और गुपचुप तरीके से करवाया। यह घर हमारा अपना ही था, इसलिए कोई ज्यादा लोग नहीं थे। शादी की रस्में भी बेहद साधारण तरीके से की गईं ताकि किसी को शक न हो, लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ था। ये डर मुझे कहीं चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मुझे यह ख्याल बार बार परेशान कर रहा था कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत। नेहा अभी एक बच्ची थी। भले ही उसने शादी का जोड़ा पहन लिया हो, लेकिन वह मासूमियत उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मैं उसे एक पत्नी के रूप में कैसे देख सकता था, यह ख्याल मुझे अंदर तक झकझोर देता था। मैं सोच रहा था कि अगर मासी ने थोड़ा इंतज़ार कर लिया होता, अगर उन्होंने मुझे कुछ और साल दिए होते, तो यह शादी एक सही समय पर होती। लेकिन मासी ने भावनात्मक रूप से मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं न कहने की स्थिति में ही नहीं था। उन्होंने कहा था, तुम ही नेहा का सहारा बन सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम उसे खुश रखोगे। लेकिन इस सहारे के बदले मैंने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया था जिससे निकलना अब मुमकिन नहीं था। यही सब सोचकर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मौसी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मौसी के मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब सा लगा था। मैं अपने दिमाग में सवालों का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं मौसी से नज़रें चुरा लिया। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती हैं तो मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गड़िया से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मासी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना ही होगा। मैं बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकाना नहीं सकते हो। मासी की बात पर मैं हैरान हो गया। यह दुत्कार वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझसे वहां से उठना पड़ा और रागनी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा रागनी पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी है। मुझे न जाने क्यों रागनी को देखकर बहुत ही दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मानसी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेझिझक नहीं करूँगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है? वह तो इतनी बड़ी नहीं थी ना, वह छोटी ही थी, और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था? मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा, तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली, क्या बेड पर ही सो जाए? सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी लेकिन बात उसे बड़ों जैसी करने दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी। यही सोचकर मैंने सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। शायद यह सबसे सही था, उसे कोई असहजता न हो और मुझे भी आराम मिल सके। यह मेरे दिमाग में कई बार आया कि मुझे अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस रात का माहौल दोनों के लिए नया था
और मैं नहीं चाहता था कि नेहा के मन में कोई उलझन पैदा हो। लेकिन फिर जब उसने खुद कहा कि उसे किसी तरह का डर नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर वह इतना आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, तो शायद मुझे भी खुद को शांत करना चाहिए और इस रात को सामान्य तरीके से बिताना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और अपनी सोच को थोड़ी देर के लिए शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं। फिर भी मेरा दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। नेहा का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। क्या वह सच में नर्वस नहीं थी? क्या उसने अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभाल लिया था, या फिर वह बस अपनी मासूमियत में सब कुछ सहज मान रही थी? तभी मेरी निगाहें उसकी तरफ फिर से मुड़ीं। नेहा मुझे ही देख रही थी। हमारी आंखें मिल गईं और एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसकी आंखों में मुझे एक ताजगी और मासूमियत दिखी, लेकिन साथ ही साथ एक बेचैनी भी थी। क्या वह मुझसे उम्मीद कर रही थी कि मैं उसे अगला कदम बताऊं? क्या वह जानती थी कि इस पल को लेकर मैं भी उतना ही कंफ्यूज्ड था जितना वह थी? मैंने फिर हल्की सी आवाज में कहा, तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदल लो, आरामदायक कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मुझे लगा कि इस तरह से उसे अपनी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी और हम दोनों को थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह बात कही, मुझे लगा कि वह नाराज हो गई। शायद मेरी बात उसे ठीक नहीं लगी, क्योंकि उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। ये वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वह इस रिश्ते को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। वह सिर्फ 15 साल की बच्ची थी और इस उम्र में वह मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगी थी। क्या वह इस रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी और उसके भावनात्मक असर को समझ पा रही थी? क्या उसे एहसास था कि यह शादी उसकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ है? फिर कुछ समय बाद वह ड्रेसिंग रूम में गई और अपने कपड़े बदलकर वापस आई। उसने वही जोड़ा पहना था जो शादी के दौरान पहना था, लेकिन अब वह खुद को थोड़ी अधिक सहज महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वह मेरे पास बिस्तर पर लेट गई और मैं उसे देखते हुए असहज महसूस कर रहा था। मैंने फिर से लाइट ऑन कर दी ताकि मुझे थोड़ी राहत मिले और मैं खुद को शांत कर सकूं। रात की चुप और सन्नाटा दोनों ने मेरे भीतर एक बेचैनी भर दी थी। सोते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि नेहा बार बार मेरी तरफ खिसक रही है। मुझे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि क्या वह नींद में थी या फिर वह अपनी नींद में इधर उधर करवटें बदल रही थी। हर बार जब वह मेरी तरफ खिसकती, मैं उसे धीरे से वापस उसकी जगह पर धकेल देता। फिर भी कुछ मिनट बाद वह फिर से मेरे पास आ जाती। ये सब कुछ मुझे जितना असहज कर रहा था, उतना ही मेरे भीतर एक गहरी उलझन भी पैदा कर रहा था। क्या वह सच में नींद में थी, या फिर यह उसके अंदर का कोई और भावनात्मक झंझट था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी? वह तो शायद कुछ भी महसूस नहीं कर रही होगी, लेकिन मैं जागते हुए उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी अपनी भावनाएं क्या कह रही थीं। क्या मुझे उसे और करीब आने देना चाहिए? क्या मुझे अपने भीतर की बेचैनी को दूर करना चाहिए और उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए, या फिर मुझे अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उसे कोई परेशानी न हो? लेकिन एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं। और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती, तो रागनी के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सजा जरूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी कायम किया है। और मैं सही सोच रहा था। इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसीलिए मैंने रागनी को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। सारी रेत में बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत ही देर से खुली थी। मैंने देखना रागनी अभी तक सो ही रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। रागनी को लेकर मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं रागनी की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे,
जब तक वह 18 साल की नहीं होती, रागनी एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 17 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज्यादा नेहा से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूं। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर माँ कोई काम देती तो उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या फिर गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मासी मुझे ही बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मासी के घर मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन मानसी ने मुझसे ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मासी की तबीयत तो थोड़ी खराब हुई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मासी की इस बात पर मैं हैरत से डूब गया था, क्योंकि उनकी बेटी रागने सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 26 साल की थी और वह मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन मानसी ने तो जैसे उसको बहुत ही बड़ी समस्या बना लिया और रोना शुरू कर दिया। काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं न साल से मौसी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत भी मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ न थी। मासी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था और वहां मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता रहा था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी। मुझे निकम्मा नाकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उल्ट में यह सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूं, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं मानसी के घर पर ही रहूं, और जो पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था उसको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि ज्यादा पैसा जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतजाम ही कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीजों में भी खर्चा नहीं करता था। मेरा खाना पीना तक मौसी के भरोसे था। अगर चाहूं तो अपने खाने पीने का खर्चा खुद उठा सकता था, लेकिन मैं हर एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहा था। मौसी ही थीं जिन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया। उन्होंने कभी मुझे ताने नहीं मारे, कभी निकम्मा या बेकार नहीं कहा, बल्कि मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं उनके अपने बेटे से भी बढ़कर हूँ। मामा के घर में स्थिति बिल्कुल उलट थी। वहां हर निवाले के साथ 100 बातें सुननी पड़ती थीं। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे ताने खाने से मेरी भूख ही मर जाती थी। लेकिन मौसी का घर मेरे लिए शांति का स्थान था। उन्होंने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा और मुझे एक नई जिंदगी दी। मौसी का यह सहारा मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन अब उन्होंने मेरे सामने ऐसी बात रख दी थी जिसे न तो मैं स्वीकार कर पा रहा था और न ही इनकार। उनकी हर बात में मुझे उनका प्यार और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन इस बार उनकी मांग ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मौसी ने कहा कि मैं उनकी बेटी नेहा से शादी कर लूं। ये बात सुनकर मैं सन्न रह गया। नेहा, जो अभी सिर्फ 15 साल की थी, क्या वह इस रिश्ते को समझ भी पाएगी? और मैं, क्या मैं इतना मजबूत था कि इस रिश्ते को स्वीकार कर पाऊं? मौसी की इस मांग का कारण उनका डर था। वह बीमार थीं। डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह के तनाव से बचने की सलाह दी थी। उन्हें यह चिंता थी कि अगर मैं किसी और लड़की के मुंह में पड़ गया तो नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभी शादी और विदाई दोनों नहीं हुई तो भविष्य में मेरे लिए इस रिश्ते को खत्म करना बहुत आसान होगा। तुम जवान हो, लड़कियां तुम्हारे आसपास रहेंगी, मौसी ने कहा। अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गई तो मेरी नेहा का क्या होगा? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे यह भी याद दिलाया कि नेहा का भविष्य पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। ये सच था कि मेरे काम की वजह से मैं कई लड़कियों के संपर्क में रहता था।
मेरी ऑनलाइन क्लास में भी कई लड़कियां थीं जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन यह बात कि मैं किसी और के प्यार में पड़ सकता हूँ और नेहा को भूल सकता हूँ मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। मौसी ने मेरे हर तर्क को खारिज कर दिया। मैंने कहा था कि शादी अभी कर लेते हैं, लेकिन विदाई 5 साल बाद होगी, जब नेहा थोड़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन मौसी ने इस बात को भी सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि अगर मैं और नेहा एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे तो यह रिश्ता बेमानी होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से मेरे रास्ते बंद हो गए हैं। मौसी की चिंता वाजिब थी, लेकिन मैं अपनी नैतिकता और जिम्मेदारी के बीच उलझा हुआ था। उनका कहना था कि शादी और विदाई एक साथ होनी चाहिए, ताकि मैं और नेहा एक दूसरे को पूरी तरह अपना मान सकें। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं रागनी से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफी नहीं थे, और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रागनी से शादी में भी भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा सब कुछ साल इंतजार करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखूंगा। सब ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी रागनी के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर रागनी का दिमाग बदल जाए और वह खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता भी साफ हो जाता। लेकिन रागनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वह मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि यह शायद मासी की पढ़ाई हुई है, कि उन्होंने रागनी को यह समझाया होगा कि किसी तरह वह मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्द ही रागनी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर से बंध जाएं। मुझे मासी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्चे की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मासी की पढ़ाई हुई है। मैंने महसूस किया कि रागनी तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले ही बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गया था, और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन्स के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें यह इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की केयर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो वह अपनी राह से भटक जाती है, और रागनी भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद रागनी को यह इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसीलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे तो वह मेरे करीब आ जाती, अच्छे से तैयार होकर, और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी 10वीं कक्षा में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता, पीछे हटकर बैठो। तुम कुछ देर के लिए पीछे हो जाती है और फिर दोबारा से फिर मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान ही मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। यह कानून जुर्म है, और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूं। कुछ दिनों से मैंने देखा रागनी की दिमागी हालत दिन बदन अब खराब होती जा रही है। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर काबू नहीं रहा था और वह मेरे सीने से लग गई। मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी। लेकिन मुझे रागनी की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया तो वह रोने लगी। बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बात करो। मेरे गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया था, ना जाने कितनी बुरी बात सुनाई, और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा
और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। और ये दोनों दिन मैं अपने दोस्तों के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मानसी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि रागनी का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। शायद वह मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मानसी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे रागनी कुछ चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो नेहा अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात ही याद आई तो मैंने रागनी को पुकारा। मेरे पुकारने पर वह एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर रागनी के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वह रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वह सिसकियों से रो रही थी और कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। मम्मी के बावजूद करने के अपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया और मैंने कहा, तुम मुझे नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो। तुम अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास में आ नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तब थी मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे को बढ़ा तो रागनी का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मानसी भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी थी, काफी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मानसी से रागनी के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो मानसी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मानसी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वह धम्म दौड़ चुकी थी। यह सदमा रागनी के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा था। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगे कि आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वह कम उम्र में ही यह गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मानसी की जल्दबाजी अब मुझे समझ आ गई थी। नेहा का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरे अंकल हैरान थी, इतनी सी उम्र में रागनी ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी कि आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, उसका ख्याल रखिए, वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो रागनी को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था। तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए तभी वह रोने लगी और कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे ऑन ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ। यह कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। कहने लगी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी कम उम्र हूँ और तकलीफ सह नहीं सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। जब नेहा ने अपने आंसुओं भरे शब्दों में कहा, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िए, वह मेरे कदमों में बैठ गई। लेकिन मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। उसकी और उसकी माँ की धोखेबाजी ने मेरे भीतर ऐसी आग लगा दी थी जिसे मैं बुझा नहीं पा रहा था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और गुस्से में कमरे से बाहर निकल आया। पिछले कुछ महीनों से मैं दुबई जाने की तैयारियों में जुटा था। मेरी योजना थी कि नेहा को उसकी माँ के पास छोड़कर मैं दुबई चला जाऊं। मेरे मन में था कि 4-5 साल बाद जब नेहा बड़ी हो जाएगी तब मैं वापस आऊंगा और अपने शादीशुदा जीवन की नई शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने आया था
उसने मेरी सोच और जिंदगी दोनों को झकझोर कर रख दिया था। दुबई जाने के लिए मेरे सारे पेपर तैयार थे। गुस्से में बिना किसी को बताए मैं अगले ही दिन दुबई चला आया। उस समय मैंने यह भी नहीं सोचा कि नेहा, जो इतनी कम उम्र में अकेली रह गई थी और माँ बनने वाली थी, उसका क्या होगा। मैं उस वक्त बस अपने गुस्से और आहत मन का गुलाम बन गया था। दुबई में मुझे कुछ ही महीनों में एक अच्छी नौकरी मिल गई। काम में व्यस्त होने की वजह से मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश की, लेकिन नेहा की मासूमियत और उसकी हालत का ख्याल बार बार मेरे दिल को चीरता रहा। रातों को उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती और मैं बेचैन होकर उठ बैठता। मेरी आत्मा मुझसे सवाल करती, क्या तुमने सही किया? 2 साल तक मैंने खुद को व्यस्त रखा, लेकिन मेरे दिल को शांति नहीं मिली। जैसे ही मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और मुझे छुट्टियां मिली, मैंने हिंदुस्तान लौटने का फैसला किया। मेरे इस फैसले का कारण बस एक था, नेहा। मैं देखना चाहता था कि वह कैसी है, क्या वह ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे कदम ठिठक गए। सामने सोफे पर पड़ी हुई नेहा को देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ पैर सूख कर लकड़ी जैसे हो गए थे। वह वही नेहा थी जिसने कभी अपनी मुस्कान से पूरे घर को रोशन किया था। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और मुझे देखा। शायद उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं वापस आया हूं। उसने कांपते हुए मुझे छू कर देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने रुंधे गले से कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ में रही। पता नहीं भगवान ने मुझे अब तक जिंदा क्यों रखा। शायद उसी दिन मर जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। उसकी बातों ने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैं स्तब्ध होकर उसकी आप प्रीति सुनता रहा। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की पेंशन से जैसे तैसे गुजारा चलाया, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं बची थी। मैं हर दिन मरने की दुआ करती थी। तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ था। लेकिन जो हुआ वह मेरे साथ जबरदस्ती किया गया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने बिना देर किए उसे उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसे टीबी हो गया है। उसकी हालत गंभीर थी। मैं उसे अपने साथ दुबई ले गया और उसका इलाज करवाना शुरू किया। पूरे 1 साल के इलाज के बाद नेहा बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में जो किया वह गलत था। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नेहा का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। बस यही चाहती हूँ कि तुम अब हमेशा मेरे साथ रहो। उस दिन मैंने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे सच्चे दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, जहां भरोसा, प्यार और समझदारी ने हमारे रिश्ते को मजबूत किया। इस कहानी का अंत हमें एक गहरी सीख देता है। जीवन में हर रिश्ता भरोसे और समझदारी पर टिका होता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमें पछतावे की आग में जलाते हैं। सही रास्ता वह होता है जहां हम धैर्य और संवेदनशीलता से काम लें। नेहा और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय करना न केवल उनके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। इसलिए अगर कभी आप किसी स्थिति में उलझें तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय ठहर कर सोचें। किसी के साथ रिश्ते में न्याय करना और उनका सहारा बनना ही असली इंसानियत है। जीवन अनमोल है और हर रिश्ते को प्यार, सम्मान और विश्वास से सींचना चाहिए। यही सही मायनों में हमारी जिम्मेदारी और इंसानियत का प्रमाण है। तो दोस्तों, यह थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।